नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए वन रैंक वन पेंशन, जो कि पूर्व फौजियों की और देश की रक्षा में जुटे जो लाखों सैनिक हैं उनकी एक पुरानी मांग थी, उसके लिए अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी। इससे पहले 5 सितंबर को हालांकि केंद्र सरकार ने इसका ऐलान कर दिया था कि वन रैंक वन पेंशन को जल्दी लागू किया जाएगा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू थी और इसलिए सरकार वो अधिसूचना जारी नहीं कर पाई थी। लेकिन अब दिवाली से पहले सरकार ने ये अधिसूचना जारी कर दी है। तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 के चुनावों के दौरान जो एक बड़ा वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया। ये मसला बहुत समय से, कह सकते हैं कि बीते 4 दशक से ये उलझा हुआ था। हालांकि 1973 से पहले जो पूर्व सैनिक हैं उनको जो पेंशन मिलती थी वो अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं, अन्य कर्मचारी, उनसे ज्यादा मिलती थी। लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस वक्त जो तीसरा वेतन आयोग आया उसने जो सैनिकों की, देश की रक्षा में जो जुटे हुए हमारे सैनिक हैं, बहादुर जवान हैं, उनकी जो पेंशन है, उनकी पेंशन को आम लोगों की तरह उस कैटेगरी में ले आया गया, जिसके बाद से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनकी पेंशन में न सिर्फ कटौती हुई बल्कि इसमें कई सारी विसंगतियां पैदा हो गई। और उसके बाद से लगातार ये मांग उठती रही है वन रैंक वन पेंशन की पूर्व फौजियों की तरफ से। और 1973 से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने इससे इनकार नहीं किया और यह कहा कि यह फौजियों का हक है, लेकिन किसी सरकार ने इसको दिया भी नहीं। यूपीए सरकार ने 2009 में वादा किया था और इसके लिए 500 करोड़ रुपए रखे थे। हालांकि उस वक्त, अगर 2009 की बात करें, उस वक्त भी रक्षा मंत्रालय का जो अनुमान था कि वो इसमें करीब करीब जो है 2 से 3 हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखे गए थे। इसलिए माना गया कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से आई वॉश है। लेकिन अब इसको लागू कर दिया गया है और एनडीए सरकार ने इसके लिए बजट में 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक का प्रावधान रखा है। और अब जबकि ये इसकी अधिसूचना जारी हो गई है, तो इस अधिसूचना के बाद 1 जुलाई 2014 से जो देश के करीब करीब 26 लाख पूर्व सैनिक हैं उनको 3,000 से 5,000 रुपए तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। हालांकि इसको लेकर कुछ पूर्व सैनिकों ने विरोध भी किया है। उन्होंने कहा है कि यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ तौर पर कहा है कि जो विरोध हैं, जिनके विरोध हैं, उनका भी सम्मान किया जाएगा। लोकतंत्र में जिसकी भी आवाज है उसका सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और 6 महीने के अंदर वो जो तमाम बातें हैं उन पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देगा। इसी पर आज हम बात करेंगे। ये वन रैंक वन पेंशन का जो एनडीए सरकार ने जो अपना वादा पूरा किया और जो लागू किया गया है, कितना बड़ा, कितना अहम कदम है, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ इस चर्चा में जो लोग शिरकत करेंगे, हमारे साथ मेजर जनरल अवकाश प्राप्त NN गुप्ता जी हैं। NN गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आलोक बंसल जी हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। श्री कृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल अवकाश प्राप्त NN गुप्ता साहब हैं। मेजर जनरल, आप इस कदम को कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि किसी भी सरकार ने आज तक विरोध नहीं किया था, लेकिन किसी ने दिया भी नहीं था। अब आप कैसे देखते हैं जबकि इसके लिए अधिसूचना इसकी जारी कर दी गई? पहले तो ये कि जो पिछले 40 साल से ऊपर की पूर्व सैनिकों की एक डिमांड थी, उसको आज ये पूरा हुआ है और इससे मैं कहता हूँ कि कम से कम सब पूर्व सैनिक इससे बहुत संतुष्ट हैं जी। ज़रूर कुछ लोग अभी भी इसके विरोध में हैं, बट उसके लिए भी प्रावधान किया हुआ है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर 7 नवंबर में कि एक जुडिशल कमेटी बनाई है। उसका कॉम्पोजिशन हालांकि इसमें नहीं दिया है। उम्मीद है कि वो कुछ दिनों में उसका गठन जो है उसके लिए भी आदेश होंगे और उसमें उसका जो मेंबरशिप है, कॉम्पोजिशन है, वो उसमें बताए जाएंगे। तो जो लोग इस वक्त इनके विचार कुछ अभी डिससेटिस्फेक्शन से भरे हुए हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है कुछ एस्पेक्ट से, वो अपने अपने जो मुद्दे हैं उस कमीशन के सामने रखें और उसका जो भी निर्णय बाद में होगा वो लिया जा सकता है। वो भी 6 महीने का सरकार ने वक्त दिया है। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि इसको खींचने की कोई कोशिश है। 6 महीने के अंदर अंदर इसको सुलझाने। मेरा अपना जाति विचार ये है कि ये जो कुछ एनोमलीज की बात हो रही है, 7 एनोमलीज, ये कोई ख़ास माने नहीं रखती जी। पहला जो एनोमली थी कि साहब ये
पहली जुलाई से लागू कर रहे हैं सन 2014 को कि 1 अप्रैल से, तो उसमें स्पष्ट किया गया था पहले कि क्योंकि भाजपा सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो सिर्फ मई के आखिर में 2014 में आई है, इसलिए उनके लिए शायद मुमकिन नहीं था कि वो प्रॉस्पेक्टिव 1 अप्रैल से करें। तो उसके बाद 1 जुलाई उन्होंने निर्धारित की है और इसमें कोई ख़ास इतना झगड़ा करने की बात नहीं है। दूसरा एक है कि जो बेस ईयर है वो 2013 की में किया गया है गवर्नमेंट के इस लेटर में जी, जो कि डिमांड है उनकी 2014 की। इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें बहुत मामूली अंतर है। अगर ये लेटर गवर्नमेंट का पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि 2013 के कैलेंडर ईयर में मैंने 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक किसी भी एक रैंक का आदमी जितने उतनी ही सर्विस की है उनको जो उस वक्त मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन दी गई है उसका एवरेज मिलेगा। देखने की बात यह है कि जब 6 पे कमीशन का ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हुए थे उसमें जो फर्क सिर्फ एनुअल इंक्रीमेंट का है जी, जो 3% का एनुअल इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई से लागू होता है। तो 2013 के बीच में जो कि ये वो 1 जुलाई 2013 को लागू हुआ होगा एक इंक्रीमेंट, वो इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2014 तक 30 जून 2014 तक लागू है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2014 को ही इंटाइटल्ड है जी। इसलिए जो ये विरोध है कि 31 मार्च 2014 को होना चाहिए उसमें कोई फर्क नहीं है, बहुत फर्क नहीं है जी जी जो हाँ। जो आधार पर पे के 2014 में होगी वही 1 जुलाई 2013 को होगी। सिर्फ फर्क ये है क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज लिया है जो कि 3% का आधा हुआ 1.5% और पेंशन उसकी भी 50% है, तो 0.25% का फर्क पड़ता है। अब इसके लिए इतना लड़ाई करना मेरे विचार से तो अनुचित नहीं है। मैं अन्य बिंदुओं पर आता हूं, पर आलोक बंसल जी उससे पहले आप कैसे देखते हैं? 4 दशक का मामला था ये, बहुत लंबा समय तक इस पर हम देखते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन किया और अब जाकर ये लागू हुआ। कैसे आप इसकी व्याख्या करेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 4 दशकों से ज़्यादा भारत के भूतपूर्व सैनिकों के साथ एक बहुत घोर अन्याय होता है। सन 73 तक सेना की जो पेंशन थी वो 70% थी और जबकि अन्य गैर सैनिक अधिकारियों की पेंशन 33% थी। 73 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सिविलियंस की पेंशन 33 से 50% कर दी और सैनिकों की 70 से 50%। ये एनॉमली बार बार इसलिए होती है कि इस शासन तंत्र में जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, विशेषकर आईएएस, उनका इस कदर दबदबा है कि हर पे कमीशन में एक आईएएस अफसर बैठा रहता है जो अपने लिए मापदंड तैयार करता है, जो मेरे ख्याल से एक न्याय की जो प्रक्रिया है उसको ही उसके अनुसार ये ठीक नहीं है। और क्या है कि इन आईएएस ब्यूरोक्रेट्स ने इस तरीके की ये प्रावधान किया और उस वक्त जब सेना ने इसकी मांग की कि ये घोर अन्याय हो रहा है तो सरकार ने ये कहा कि हम आपको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। उसके बाद से ये विडंबना है कि हर सरकार ये कहती है कि हम देना चाहते हैं, लेकिन नौकरशाहों की पकड़ जो है इस सरकार, हर सरकार के ऊपर इतनी स्ट्रांग रही है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। पॉलिटिकल विल भी शायद नहीं दिखाई दी किसी जगह। हाँ, और इतनी स्ट्रांग कभी पॉलिटिकल विल नहीं रही जी। इस सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहिए कि इसने अपनी पॉलिटिकल विल दिखाई और इसको किया। अब जहां तक सवाल भूतपूर्व सैनिकों के विरोध का है जी, असल में वास्तविकता क्या है कि 4 दशक से उनको जिस तरीके से झांसे दिए गए और उनको अंधकार में रखा गया, उनका जो विश्वास है सरकारों के ऊपर वो काफी हद तक ढल गया है। और इसीलिए हमने देखा कि सितंबर में जब घोषणा हुई तो उन्होंने कहा जब तक अधिसूचना नहीं जारी होगी तब तक हम नहीं करेंगे। अब अधिसूचना हो गई तो उसमें जो एनॉमलीज हैं वो जुडिशियल कमीशन के लिए वेट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें भी नौकरशाहों की कोई चाल है कि इसको, इसलिए वो कॉम्पोजिशन की भी बात करते हैं, वो कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। क्योंकि हमें समझना चाहिए इस सरकार के जो हमारा जो व्यवस्था तंत्र है, जो हमारा जो ढांचा है, इसमें एक बहुत बड़ी वो है, जैसे मैंने कहा ना, पे कमीशन में आईएएस आदमी बैठेगा, मेंबर सेक्रेटरी, और वो अपने लिए, तो उसकी जो नियम कायदे होंगे वो वाजिब है कि वो अपनी सरकार और अपनी, और जिस तरीके से मैंने कहा
कि सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन नहीं दी गई, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को जो हाईएस्ट रैंक पे थे, जो सेक्रेटरी लेवल पे रिटायर हो रहे थे, उनको वन रैंक वन पेंशन मिली हुई है। तो ये जो विडंबना है ये इसी कारण आई है क्योंकि नौकरशाहों की पकड़ है। और अगर आप देखें, जब रक्षा मंत्री ने जो उसका घोषणा की कि वन रैंक वन पेंशन, तो उसमें भी नौकरशाहों ने वीआरएस का कॉलम डाल दिया। और अब भी ये बोला जा रहा है कि भाई जो अब प्रोस्पेक्टिव रिटायर होंगे उनको नहीं मिलेगा। ये जो है मेरे ख्याल से एक चीज समझी नहीं जा रही कि ये आवश्यकता है कि सेना को यंग रखा जाए। सेना के जो लोगों को रिटायरमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उनको रोका नहीं जाता जी। जो आदमी सुपरसीड हो गया हो उसको सेना काफी समय से चाहती है कि वो छोड़ के चला जाए, क्योंकि ये सेना के हित में है। हम डिस्ग्रंटल्ड और जो बूढ़े लोग हैं उनको ज्यादा समय सेना में रखना नहीं चाहते, क्योंकि सेना का रिक्वायरमेंट और जो वो है डिफरेंट है, वो अलग तरह का। तो इसलिए जो है इनको प्रोत्साहित किया जाता है छोड़ने के लिए। अब इसमें फिर वो ये बात लाई गई है कि अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो लोग जो प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेंगे उनको वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलेगी। और इसका असर ये होगा कि कई लोग जो हैं सेना में कंटिन्यू करते रहेंगे बजाय रिटायर होने के, क्योंकि उनको वन रैंक वन पेंशन चाहिए। इसके कारण क्या होगा कि ऐसी संख्या सेना में बढ़ जाएगी उन लोगों की जो प्रमोशन के लिए उनके पास एवेन्यूज नहीं है, सुपरसीड हो चुके हैं, कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए नहीं है। और इसका मेरे ख्याल से लंबे समय में सेना पर एक अच्छा असर नहीं होगा। और ये मेरे ख्याल से जुडिशियल कमीशन जब बैठेगा तो ये सब चीजें देख ली जाएंगी और सब ये चीजें सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, 4 दशक से जो जिस तरीके से पिछली सरकारों ने उनको झांसे देकर रखा है, तो भूतपूर्व सैनिक इस वक्त उद्वेलित हैं। उनको लगता है कि हर कोई जो है विश्वसनीय नहीं है, जबकि इस सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक ऐसा कदम जो सन 73 से आप देखिए कितनी सरकारें आई और चली गई और लोगों को धांसा देकर चली गई, पर इस सरकार ने दिया। और काफी हद तक मैं जनरल गुप्ता की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि काफी हद तक जो इनकी मांग थी वो पूरी हो रही है। छोटी मोटी अब वो है उसमें, और वो मेरे ख्याल से ये जो न्यायिक प्रक्रिया है इसका जो कॉम्पोजिशन है, अगर उसको थोड़ा ठीक कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से उनकी जो चिंताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण जी, आप मानते हैं जो न्यायिक कमीशन की जो बात है, न्यायिक आयोग की बात है, वो एक बड़ी चीज है, उसके लिए वेट करना चाहिए? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें 6 महीने का वक्त दिया गया है। 6 महीने बहुत ज्यादा अरसा नहीं होता। 4 दशक से जो चीजें लटकी हुई थी, अगर जो उसको उसमें से मैक्सिमम चीजें रिजॉल्व हो गई, अब न्यायिक कमीशन के बात है 6 महीने और सही। मेरे को तो यही लगता है कि पूर्व सैनिकों ने देखो, उनको तो एकदम से ये गवर्नमेंट ने काफ़ी जल्दी से उनको एक्सेप्ट हो गया डिमांड, और खर्चा भी कितना हो रहा है। पहले सरकारों ने तो खाली 500 करोड़ दिया, अभी देखिए 8,000 से लेके 10,000 करोड़ तक का खर्चा आएगा। और उसके ऊपर इन्होंने जुडिशियल कमीशन भी लगाया और 6 महीने का है। और इतने साल आप इंतजार कर चुके हैं और आपको मिल चुका है, कम से कम और थोड़ा इंतजार में कोई मेरे ख्याल में कोई ये नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है, वेट करिए। और दूसरा है पे कमीशन, जैसे सब कह रहे थे, आप सरकार की ओर से एक ब्यूरोक्रेट को बैठाते हैं। पहले भी मेरे ख्याल में शायद गुप्ता जनरल साहब आप मुझे ठीक कर सकते हैं कि ये भी डिमांड था कि अलग पे कमीशन होना चाहिए आर्म फोर्सेस के लिए। मेरे को लगता है कम से कम ये सरकार अभी ये तय कर सकती है कि ठीक है, जब पे कमीशन होगा तो सैनिकों के लिए एक अलग सा पे कमीशन बैठाए, और ये जुडिशियल कमीशन जो बैठी हुई है ऐसे एक सुझाव भी दे सकती है। जी जी, यानी एक कदम है। अब इसमें और बहुत सारी चीजें आगे हैं। हाँ। मगर एक चीज है कि सरकार ने जो 40 साल से इतना इंतजार करना पड़ा, उन्होंने 1 साल में कम से कम कर दिया। और ये बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट सरकार की तरफ से। और खर्चा भी कितना, आप देखिए बाकी सब इकोनॉमी भी इतना खर्चा हो रहा है और इतना पैसा दे रहे हैं सरकार, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आप खर्चे की, मैं इस पे एक बात ये बता दूं कि जिसे मैंने कहा बार बार, रक्षा मंत्रालय का अनुमान था 2011 में, जो अनुमान था वो था कि 3,000 करोड़ रुपए इस पर सालाना खर्च होंगे, लेकिन यूपीए सरकार ने तब इसमें करीब 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रख के इस मांग को पूरी करने की बात की, जो कि एक तरह से छलावा ही लगता है, क्योंकि मैंने कहा कि 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुमान था। उसके बाद वित्त मंत्रालय का भी अनुमान था 2011 में कि 1,000 करोड़ रुपए इस पर सालाना खर्च होंगे। 2014 में रक्षा मंत्रालय का अनुमान था कि इस पर 9,300 करोड़ रुपया खर्च होगा ओआरओपी को लागू करने में। 2015 में रक्षा मंत्रालय ने माना कि इस पर 7,500 से 10,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा। और अब जो अधिसूचना जारी की गई है उसके अनुसार
26 लाख पूर्व सैनिकों को करीब करीब 8,000 करोड़ रुपया जो है उनके लिए इसका प्रावधान रखा गया है और इसको आगे बढ़ाने की भी प्रावधान रखा गया है। इसमें एक बात जनरल साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक बहुत इसमें एक अच्छा प्रावधान है जिसके लिए बहुत डिमांड भी की जा रही थी कि जो ऐसे सैनिक जो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, जिन्होंने शहादत हासिल करी, उनके जो परिवार हैं, उनके परिवारों को एक मुश्त में जो एरियर है वो दे दिया जाएगा और जो वीरता पुरस्कार प्राप्त है उनको भी एक मुश्त में दिया जाएगा। बाकियों के लिए एरियर की 4 किश्तों में बात है। तो ये एक बहुत ही आपको लगता है कि बहुत अच्छा कदम है? बहुत बढ़िया कदम है और मैं सिर्फ इसमें एक संशोधन चाहूँगा। हो सकता है मुमकिन है नहीं है कि जो 80 साल से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन है जी, अब भगवान को कितनी जिंदगी देगा, इसलिए अगर उनको भी कम से कम इसमें शामिल कर 2 में शामिल करें तो ज्यादा अच्छा है बजाय 4 के। 4 का मैंने 2 साल जी। अब पता नहीं कब बुलावा आ जाए किसका कब, मैं खुद 81 साल का हूँ, अब भगवान पता नहीं। तो इसलिए एक ये प्रोविजन ये भी न्यायिक आयोग के सामने रखा जा सकता है ये, हाँ नहीं, बट तब तक जब हो सकता है उनके सामने रखने। एक चीज मैं और लाना चाहता हूँ जो कि आलोक जी ने भी कही और कृष्णा साहब ने भी कही। ये देखा गया है कि फौज के साथ हमेशा कुछ न कुछ अन्याय हुआ है इन मैटर्स के अंदर और उसका रीज़न भी दिया है कि ब्यूरोक्रेट जो हैं वो इसके करता धरता है, वही सब कुछ करते हैं। तो मनमोहन सिंह की सरकार ने भी, मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कुछ साल पहले कि एक सेपरेट पे कमीशन आर्म्ड फोर्सेस के लिए होना चाहिए जी। मेरा ख्याल है कि अब समय आ गया है कि वो उसको अवश्य लागू करें। ये जो अभी 7th पे कमीशन भी बैठा है, इसकी भी के साथ भी पहले रिकमेंडेशन हो जाए, लेकिन एक सेपरेट पे कमीशन अभी ऑर्डर कर दें जी, जो कि उसके बेस के ऊपर अपने जो कुछ भी कमियां होंगी जो इसमें आएंगी अगर, तो उनको सुधार करे। साथ साथ जो ये जुडिशियल कमेटी की बात की है, तो जुडिशियल कमेटी का मेरा विचार है कि इसका जल्द से जल्द गठन होना चाहिए और कॉम्पोजिशन होना चाहिए और इसमें कम से कम जो बात अभी आई, इसमें कम से कम सर्विंग आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स के रेप और एक्स सर्विसमैन के रेप जरूर होने चाहिए, जिससे कि कोई भी जो मसले हैं उसमें उनको प्रॉपर एक्सपर्ट एडवाइस मिल सके। आलोक जी, इसमें एक मुद्दा जो और उठ रहा है कि भाई सरकार ने कहा है कि इसमें 5-5 साल के अंतराल पर इसको रिव्यू किया जाएगा, लेकिन इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 साल में किया जाए। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि 2 साल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर होगा, 2 साल में करना बड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इस बिंदु पर आपको क्या लगता है, क्या एक तार्किक समाधान हो सकता है इसका? देखिए, असल में क्या है कि जो भूतपूर्व सैनिकों का संगठन था वो हर साल रिव्यू चाहता था। अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं, जो तकनीकी परिभाषा है उसके हिसाब से तो ये परपेचुअल मॉडिफिकेशन वो हो नहीं सकता, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटास्ट्रोफिक होगा। तो इसलिए पहले ये मांग की गई कि हर साल इसका वो होना चाहिए। सरकार ने कहा कि ये मुश्किल है, तो भूतपूर्व सैनिक संगठनों ने कहा कि हर 2 साल होना चाहिए। अब सरकार कह रही है 5 साल में होगी। इसमें एक समस्या जो आती है वो ये है, जो भूतपूर्व सैनिकों को जो सबसे बड़ी शंका है वो ये है कि अब नया पे कमीशन आ रहा है। सामान्यतः नए पे कमीशन के आने के बाद पेंशन जो है रिवाइज हो जाती है उसके हिसाब से। अब इनको लग रहा है कि अगर ये हो गया तो 5 साल तक उनकी पेंशन रिवाइज नहीं होगी नए पे कमीशन। तो कईयों को ये लग रहा है कि हमें तो इसमें से नुकसान होगा बजाय फायदे के। तो इस शंका का समाधान करना आवश्यक है और मुझे नहीं लगता कि 2 साल के अंदर रिव्यू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज आईएएस के लिए हर साल रिव्यू हो रहा है। जो सेक्रेटरी लेवल रैंक के अफसर हैं जिनको 1 रैंक पेंशन मिल रही है, उनका कंटिन्यूस रिव्यू हो रहा है। और आज कंप्यूटर के जमाने में यह कहना कि हर 2 साल में नहीं हो सकता, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमें इस बात का योगदान रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर को देना होगा कि उन्होंने 1 साल के अंदर, उन्होंने इस गद्दी पर बैठने के 1 साल के अंदर एक ऐसी समस्या जो 42 साल से चली आ रही थी इस देश में और इस देश के सैनिकों को प्रताड़ित कर रही थी, उसका हल निकाल दिया। लेकिन ये जो कुछ एनोमलीज हैं, मेरे को लगता है कि जुडिशियल कमीशन हो, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसको कि एक जज हेड करेंगे, उसमें
कुछ रिप्रेजेंटेशन शायद एक्स सर्विसमैन या किसी को देना आवश्यक हो, जिससे कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से रक्षा सेवाओं के लिए सेपरेट पे कमीशन के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि भारत की सभी सेवाओं के लिए एक ही पे कमीशन होना चाहिए, लेकिन उस पे कमीशन में कोई भी सर्विंग आदमी नहीं होना चाहिए। उसको कोई रिटायर्ड जज हेड करे, आप एचआर मैनेजर्स लाइए बाहर से जो देखें, जो आज तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एचआर फील्ड के बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, वो आके देखें कि भाई किसकी सर्विस कंडीशंस कैसी हैं, सैनिक कहां जा रहा है, क्या काम कर रहा है और उसको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, और ब्यूरोक्रेट क्या कर रहा है। ये नहीं कि एक आईएएस सेक्रेटरी वहां बैठकर ये डिसाइड करे कि सेना को क्या देना है और आईएएस को क्या देना है। मेरा जो विरोध है वो ब्यूरोक्रेसी की सुप्रीमेसी पे है, और अब मौका आ गया है कि राजनीतिक नेतृत्व को यह डिसीजन लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स नहीं, राजनीति जो सरकार है वो इन सब चीजों में निर्णय ले, जैसा कि उसने लिया। यह बहुत ही काबिले तारीफ चीज है, और ये जो छोटी मोटी चीजें हैं मेरे ख्याल से इनको भी बैठकर सुलझाया जा सकता है। ये जुडिशियल कमीशन जो है, इसके बारे में जो उनके दिल में जो चिंताएं हैं उसको दूर किया जा सकता है, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो इतने सालों से जो परेशानियां चल रही हैं उसको दूर करें। और जैसे जनरल गुप्ता साहब ने कहा, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये 80 साल वाली बात जो है बहुत वाजिब है, बहुत वाजिब है। हाँ, जो बिल्कुल, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस 40 साल के दौरान भगवान को प्यारे हो गए और बेचारे इस वन रैंक वन पेंशन का संभवतः सरकार का ध्यान इस तरफ आए, क्योंकि आपने इस कार्यक्रम में उठाया, ये बिंदु भी सरकार के सामने आएगा तो संभवतः इस पर भी जो है विचार किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर श्री कृष्ण जी देखें तो दरअसल इतने सालों में जो कुछ हुआ, जैसे पहले आलोक जी भी कह रहे थे कि इतने सालों में जिस तरह से होता रहा, एक अविश्वास का मन में बैठ गया, और एक ये बैठ गया कि भाई इसमें कुछ हो रहा है, हमें झांसा ही दिया जा रहा है। एक तरह से विश्वास बहाली के लिए ये अधिसूचना आ गई, तो आपको लगता है कम से कम पूर्व सैनिकों के मन में विश्वास बहाली के लिए एक कदम आगे बढ़ चुका है। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनको और तरीकों से बैठ करके सुलझाने के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। ये है एक चीज है, क्योंकि 40 साल से ज्यादा हो गया, आप भी इतने दिन बाद ये ठीक कर रहे हो आरोपी को, तो शायद इसी की आशंका, उनके शक है अभी भी उनके दिमाग में भी, शायद गवर्नमेंट आगे कुछ न करे। तो अगर जुडिशियल कमीशन 6 महीने जो टाइम दिया उसी में अपना रिपोर्ट दे दे, और पे कमीशन में ये एक एश्योरेंस दे कि भाई ब्यूरोक्रेट नहीं होगा, कोई एचआर मैनेजर जैसे आलोक जी ने सजेस्ट किया है जी, बाहर से किसी एक्सपर्ट को वो नॉमिनेट करके, अपॉइंट करके, चेयरमैन बना के वो पे कमीशन का डिसाइड करें, ताकि जहाँ की पूर्व सैनिक और बाकी सब ब्यूरोक्रेट सबका जो डिमांड हो या सबका जो हो वो डिसाइड करके ठीक करें। जनरल साहब, इसमें एक चीज मैं आपसे एक आखिरी कमेंट भी लूंगा, लेकिन उससे पहले इसमें एक ये भी है कि जो नियम 13(3), नियम 1I B 13(3) और इस तरह के कुछ नियम, जिसमें ये कहा गया है कि जो खुद से अपने आप सेवानिवृत्त होते हैं उन कर्मचारियों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, जिसकी तरफ आलोक जी ने भी अभी थोड़ा सा ध्यान दिलाया। लेकिन उसमें एक बिंदु और भी, हम ये देखते हैं कि सेना में जो जाते हैं वो मतलब देश के बेस्ट ऑफ पीपल रहते हैं, जो सेना में रहते हैं, और आजकल की तारीख में बहुत से लोग प्राइवेट निजी क्षेत्र में इस तरह के सेना में जो अच्छा क्रीम लोग होते हैं उनको अपनी तरफ ले लेते हैं। तो ये भी एक रहता है कि भाई आप ज़्यादा अच्छी सुविधाओं के लिए, ज़्यादा अच्छी पेंशन के लिए जो आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा शिकायत करने का उनका बनता भी नहीं। क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, मेरा विचार ये है कि आलोक जी ने भी पहले कहा था, देश की सुरक्षा के लिए फौज को यंग रखना और सेटिस्फाइड सोल्जर्स को रखना, जिससे कि वो अपनी पूरी नेशनल स्पिरिट, डिवोशन के साथ, सेक्रीफाइस के साथ लड़ सकें और देश की रक्षा कर सकें। तो इसमें वो लोग जो कि सुपरसीड हो चुके हैं या किसी और वजह से डिससेटिस्फाइड हैं जी, और उनकी सर्विस जो है इसलिए वो पूरी निष्ठता के साथ अपनी सर्विस को अदा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को तो फौज में रखना ठीक नहीं है। अब रह गया उनको वेदर OROP मिले कि ना मिले। ये जो नियम इसमें कोट किए गए हैं, आर्मी रूल 13 के सब क्लॉजेस वगैरह जी 1954 का, तो आर्मी रूल 13 बेसिकली उन एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल मीन्स बिना कोर्ट मार्शल के पनिशमेंट के या उनको लोगों को जो बर्खास्त किया जाता है उसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका है उनको फौज से निकालने का जी। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अपने आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मांगते हैं। तो आपने जो पॉइंट किया, जो लोग अपनी जो सुपरसीड नहीं हुए हैं लेकिन वो फौज को छोड़ करके कहीं और अपना बेहतरी के लिए जाना चाहते हैं, उनको तो मैं समझता हूं कि OROP
का हकदार नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन जो सुपरसीड हो चुके हैं, हाँ हाँ। जो कि कानूनन जो एक प्रोसीजर है उसके हिसाब से अगर वो पेंशनेबल सर्विस पूरा करने के बाद अगर उनको इजाज़त दे दी जाती है कि वो चले जाएं, तो वो एक फौज को अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक इफेक्टिव फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। हाँ, तो और उसमें- उनको आरोपी मिलनी चाहिए। हाँ, बहुत संक्षेप में कुल मिलाकर आप इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे सिर्फ वो लोग जो कि इस अपनी पूरी अधिसूचना अपनी इच्छा से अपनी बढ़ोतरी के लिए बाहर हाँ। जाना चाहते हैं, उनको तो आरोपी नहीं है। हाँ, नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आखिरी इस पर आपको लगता है कि क्या अब वे फॉरवर्ड होना चाहिए इस पूरे इशू पर? इसका फॉरवर्ड यही है कि जो आदमी जवान या ऑफिसर अप्लाई करता है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए, जी। अगर उसका रीजन ये नहीं है कि मुझे सुपरसीड कर दिया गया या और किसी डिसेबिलिटी की वजह से मुझे भेजा जा रहा है, जी जी। हाँ उसको तो मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, जी। लेकिन जो इसके अलावा किसी और रीजन से जा रहा है उनको नहीं मिलनी चाहिए। आलोक जी, आपका आखिरी कमेंट इस पर? मैं एक और छोटा सा पॉइंट लाना चाहता बहुत हूँ संक्षेप में जी। जो कि कनेक्टेड है 7th पे कमीशन से। अब ये जो ऑर्डर्स लागू होंगे, अगर इसमें 5 साल के बाद भी इक्वलाइजेशन होता है, तो ये 5 साल जब 1 जनवरी 2016 को नई पे कमीशन की रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, जी जी जी। और उसके हिसाब से जो भी पे फिक्स होती है, पेंशन फिक्स होती है, हाँ। उससे वो निर्धारित होना चाहिए, ना कि अब से। जी, पहली आलोक जी, बात। आप कुछ कहना चाह रहे? जी, नहीं, बहुत दूसरी बस बात जी। यह है कि जो कुछ भी रिकमेंडेशंस हैं, ये पे कमीशन को अपने उसमें लागू कर लेनी चाहिए, जो भी ये गवर्नमेंट के अभी ऑर्डर्स आएंगे। जी हाँ, जी जी। मैं आलोक सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि सेना को छोड़ना इतना आसान नहीं है। सेना से जो सेना एक ऐसा जॉब है जहां आप एक जो व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद छोड़ने का उसको अधिकार नहीं है। ये जब ही छोड़ सकता है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है। सेना में वीआरएस का कोई स्कोप नहीं नहीं है, है, बिल्कुल। और ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जब ही हो सकता है जब वो मेडिकल ग्राउंड्स पे डाउन हो या सुपरसीड हो चुका हो। और बहुत कम ऐसे केसेस हैं जहां पे एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड पे किसी को, और इन लोगों को जो 20 साल से पहले छोड़ देते हैं उनको ओआरओपी का कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए और ना मिलेगा। लेकिन जो लोग सुपर सेशन के कारण, एक फौज की रिक्वायरमेंट के कारण छोड़ते हाँ, हैं, उनका हक बनता है, उनको मिलना भी बिल्कुल। चाहिए। जाहिर तौर पर कुल मिलाकर ये मामला, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि 40 साल से ये उलझा हुआ था, लेकिन अब सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अब जो है 26 लाख देश के पूर्व सैनिकों के लिए कम से कम दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा है। कुछ बिंदु हैं जिन पर अभी भी लोगों की शिकायतें हैं और इन शिकायतों के लिए न्यायिक आयोग की बात की गई और 6 महीने में इसको निपटाया जाएगा। तो ये एक बड़ा कदम है देश के सैनिकों के लिए। देश के सैनिकों को एक तरह से पूरे देश की तरफ से एक सलाम है। अब इसमें जो बाकी चीजें हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या कुछ आगे सरकार कदम उठाती है, उसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इस फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।